हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब क्या है कि इसका यूज़ क्या है। देखो, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो आप सब सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम निकालेंगे काफ़ी सारे चार्जेस की वजह से निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस होंगे किसी चीज़ पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, जो पहले आपने किया वो किस में किया, जैसे दो चार्जेस की वजह से, उस तरीके से जैसे डाइपोल के केस में क्या वहाँ भी दो चार्जेस होते थे। ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो याद करो, एक कुछ टॉपिक मैंने करवाया भी था आपको, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद है कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर याद हो आपको, जैसे कोई वायर है, ठीक है, वायर पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये चार्ज कितना मान लिया मैंने, मान लो टोटल क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अगर एक लाइन है तो लाइन के लिए हम कैसे कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे होता था। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे होता था। ठीक है, और जैसे कोई शीट है, शीट के लिए जैसे क्या हो जाता था, इसमें एरिया आ जाता था, क्योंकि इसमें जो अगर कोई वायर है उसकी तो लेंथ ही होगी। ठीक है, अगर जैसे कोई शीट है, शीट में तो लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी हो गई, है ना। तो इस केस में क्या आता था हमारे पास, बताओ, इसमें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आता था और इसमें क्या आता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाई ए से करते थे। ठीक है, और अगर याद कर लेना, ये कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, और जैसे कोई क्यूब है, क्यूब में कोई चार्ज है, ठीक है, क्यूब में है कोई चार्ज, तो क्यूब के लिए हमारे पास क्या होता था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से लिखते थे हम उसको, और टोटल चार्ज अपॉन में क्या आता था हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम आ जाता था, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको मैंने बताया कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इन्फानाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब थिन इन्फानाइट कोई लॉन्ग वायर है, मान लो ये देखो, ये कोई एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, और इन्फानाइट है ये। ठीक है, इन्फानाइट मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम यहाँ तो इन्फानाइट क्या बनाएंगे, तो एक पर्टिकुलर ले ली हमने कि हाँ ये है हमारी इन्फानाइट वायर। क्लियर, और कितनी भी बड़ी हो सकती है ये तो, ठीक है, हमने इतनी ही ली। ठीक है, इतनी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर क्या है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कितनी बोलेंगे, लैम्डा है। क्लियर, इतनी बात, लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक वायर है, वायर कैसी है, एक लाइन होती है। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, अब जो गोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है वो ये कहता है कि जब भी आप इनको स्टडी करोगे तो इनको क्लोज करना है, चार्ज को क्या करना है, क्लोज करना है, और हम उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक वायर है, वायर मैंने आपको पहले बताया था किस शेप में होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में। तो मैं इसको कैसे गॉसियन सरफेस में लूँगा, सिलेंड्रिकल। तो मान लो ये मैंने इसको गॉसियन सरफेस लिया, कैसा, एक सिलेंड्रिकल। क्लियर, मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया और इसको क्लोज कर दिया पूरे चार्ज को। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, अब ये देखो ज़रा ध्यान से, ये जो है पार्ट, एक ये है और एक ये कर्व्ड वाला पार्ट है। अब सिलेंडर को समझो सबसे पहले कैसा होता है। देखो, जैसे मान लो ये मार्कर मैंने लिया, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है मान लो। ठीक है, अब देखो इसका एक ये पार्ट है, ठीक है, एक सर्कल है, और इधर भी क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है। क्लियर, और ये कैसा है, एक कर्व्ड पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट ये कर्व्ड होता है। ठीक है, जैसे और भी मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आपने ढोलक देखी होगी, जैसे कीर्तन वगैरह होते हैं ना, उनमें ढोलक देखी है। तो ढोलक में आप देखना, एक तो दो हिस्से तो वो होते हैं जहाँ पर वो बजाते हैं उसको, है ना, हाथ से बजा रहे होते हैं दो साइड से, वो तो सर्कल और सर्कल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि एक ढोलक भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, और एक उसका कर्व्ड पार्ट होता है जो कि वुडन होता है, जिसपे स्पून भी कई बार मार रहे होते हैं। ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने, या कहीं वेडिंग वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, लेडी संगीत वगैरह में करते हैं कई बार लेडीज़। ठीक है, तो वो जहाँ स्पून मारते हैं, वो लकड़ी वाला पार्ट जो होता है ढोलक का, वो होता है कर्व्ड पार्ट। ठीक है, तो ये वही है। तो यानी कि ढोलक को भी आप देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो वो लकड़ी वाला पार्ट, और एक बजाने वाला, और दूसरा भी कहाँ है, बजाने वाला है। तो तीन पार्ट हो गए। तो यही सिलेंडर में भी है, सिलेंड्रिकल शेप भी तो है ढोलक की भी, तो यही मैं चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें तीन पार्ट हो गए। तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, जैसे इससे मार्कर से समझो, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, और एक ये कर्व्ड। क्लियर, तो देखो ज़रा, मैंने इसको तीन रीजन में डिवाइड किया। ठीक है, ये मान लो इसका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये कर्व्ड वाला थर्ड। अब हमें पता है कि स्मॉल एरिया के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करूँ इसका, ठीक है, तो स्मॉल पार्ट जैसे मैंने ये वाला कंसीडर किया, इसको दे दिया मैंने नाम ds। क्लियर, ds दे दिया, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। क्लियर, इधर भी दे देता हूँ मैं छोटा सा पार्ट, ये ds, और ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है।
क्लियर। अब देखो कर्व्ड पार्ट तो सब एक जगह से ही होगा, मतलब सब एक जैसा ही होगा, तो चाहे ऊपर ले लो छोटा सा पार्ट, चाहे नीचे ले लो। चलो मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ, ये इसका हो गया ds स्मॉल पार्ट थर्ड रीजन का। क्लियर हो रही है बात इतनी, ठीक है। अब देखो जरा फर्स्ट पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। देखो फर्स्ट पार्ट में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, देखो प्लस चार्ज ऐसे है, ठीक है। तो जैसे मैं ऊपर वाले को कंसीडर करूँ तो प्लस ऊपर जाएगा ऐसे, मतलब प्लस से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से। ये मैं नीचे भी कंसीडर कर सकता था, लेकिन एक ही करना है तो ऊपर वाला कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब मुझे ये बताओ इस वाले पार्ट के लिए जो सर्कुलर पार्ट है, इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, बताना जरा। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे मान लो ये, ठीक है, ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला, ये इधर वाला पार्ट, क्लियर। अब इसमें एरिया वेक्टर कैसे होगा बताओ, ये ऐसे, इस सरफेस, ये जो सर्कल है इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा, ऐसे ही जाएगा बाहर की तरफ, समझ रहे हो। ऐसे नहीं हो सकता इसमें, ये ऐसे जाएगा क्योंकि ये सरफेस है, इससे आउटवर्ड ऐसे जाएगा ये एरिया वेक्टर, समझ रहे हो। इस चीज़ को कंसीडर करो सिर्फ, कैसा जाएगा ये देखो, ऐसा आएगा एरिया वेक्टर। तो ये मैंने ऐसे लगाया हुआ है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर जाएगा। तो यानी कि एन कैप कैसा है इसमें, इस सर्कल के लिए सिर्फ इस तरीके से एन कैप। तो हमें पता है थीटा जो होता है हमारे पास वो किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो यहाँ थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ देखो जरा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, अगर इस पार्ट के लिए बात करूँ मैं सर्कल में, यहाँ भी कैसा जाएगा, ये इधर से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी मैं ऐसा ही मान सकता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए हम मान लेते हैं ये ऐसा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर इतनी बात। और इसका एरिया वेक्टर बताना किधर जाएगा, इधर जाएगा इसका एरिया वेक्टर। ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ये था ना ऐसे, अब ये वाला पार्ट है, तो इसमें एरिया वेक्टर कैसे, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस से आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर ऐसा ही डलेगा इस सरफेस के लिए। ये है ना सरफेस, तो अब ये सरफेस है ऐसे, क्लियर। इस पे परपेंडिकुलर कैसा है, ऐसा ही डलने वाला है, बाहर की तरफ निकलता हुआ इस तरीके से। तो वही हमने किया। तो यहाँ भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, पक्की बात। अब ये थर्ड रीजन पे आ जाओ, ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी ऊपर ही जाएगा, ये देखो इस पार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही जाने वाला है। अब एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखो ये है सरफेस, इस सरफेस से कैसा ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ। तो यहाँ कैसे जाएगा, इसमें भी ऐसे ही जाएगा, इसी की डायरेक्शन में एन कैप, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा कैसा होगा, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा है इधर 0 डिग्री। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है इसमें पार्ट में, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है तो क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसमें लिखने के लिए हम कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि लेट अ थिन इन्फानाइट लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। और मान सकते हो आप कि इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस का होगा ये, ठीक है। तो r रेडियस ये सब जगह r ही होगी, ये तो बात समझ रहे हो ना। क्योंकि सिलेंडर कैसे बनता है, जैसे मान लो कई सारी आप बैंगल्स ले लो सेम साइज़ की, उनको रखो तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सबकी रेडियस क्या है, बराबर ही होने वाली है अंदर भी, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर में क्या होती है, दूरी सबकी कितनी है, इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी है, रेडियस r की है, और ये P पॉइंट है हमारा, और हर जगह यही बनेगा P पॉइंट, या नहीं, रेडियस r की लिए हम करेंगे अगर, तो ठीक है। तो यहाँ जस्ट मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ एक पार्ट में कि ये r दूरी पे P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। अब ये P पॉइंट हर जगह है ये यहाँ पर, क्योंकि ये इतनी बड़ी वायर है, सबके लिए निकलेगा, बात समझ रहे हो। तो आप लिख सकते हो लेट P इज़ द पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड। और एक लाइन साथ में ये भी लिख सकते हो आप इसमें, लेट सिलेंडर इज़ अ गॉसियन सरफेस हैविंग लेंथ L, और इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, L मान ली, क्लियर। क्यों L मान ली, क्योंकि पर्टिकुलर वायर के लिए कंसीडर कर रहा हूँ ना L, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल जो शेप हमने बनाई इसकी लेंथ कितनी है L, और ये वायर जितनी होगी उतना ही होगा, क्लियर। एंड रेडियस R ड्यू टू विच नेट फील्ड इज़ टू बी स्टडी। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है सिलेंड्रिकल, इसकी लेंथ L है और रेडियस R है, और उसी पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। अब बड़ा सिंपल है, देखो बस डायग्राम समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आपको पता है नेट फ्लक्स जो होती है फाई, वो किसके इक्वल होती है बताओ, नेट फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये तो पूरे सिलेंडर के लिए था E डॉट ds, अगर हम देखें कि क्लोज सरफेस है ना, पूरे क्लोज के सरफेस के लिए। अब ये क्लोज सरफेस मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ इसका यहाँ पर, देखो कैसे, E डॉट ds किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस E डॉट ds, तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, ब्रेक कर रहा हूँ, सेकंड में, प्लस E डॉट ds, ये किसके लिए, थर्ड के लिए, ठीक है, ये हो गया थर्ड के लिए। क्लियर हो रही है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने क्लोज क्यों नहीं डाला।
देखो ये है पूरे के लिए, ये वाला क्या है पूरे के लिए, पूरा क्लोज सरफेस के लिए। अब ये पार्ट तो मैंने अलग अलग कर दिए ना, ये सर्कल का अलग है, ये वाले सर्कल का अलग है, और ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका सिलेंडर का, इसके लिए अलग है। 3 पार्ट अलग अलग कर दिए, और ये क्लोज कहाँ है फिर अलग अलग जब स्टडी कर रहा हूँ तो। ठीक है, जब इकट्ठे हैं तो क्लोज है, तो यहाँ हमने क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब देखो जरा, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किस में टूटता है, बताओ। डॉट प्रोडक्ट ई डी एस कोस थीटा में आता है, और ये फर्स्ट रीजन है, इसमें थीटा कितना था बताओ, 90 डिग्री था। ठीक है, प्लस सेकंड के लिए भी सेम होगा हमारे पास, ई डी एस कोस थीटा, और यहाँ भी थीटा कितना था हमारे पास 90। ये किस रीजन के लिए था, सेकंड के लिए था। क्या हो रहा है क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही थर्ड के लिए करेंगे, थर्ड के लिए भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, लेकिन थर्ड केस में थीटा देख लो कितना है, 0 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ओके इतनी बात ठीक है। अब देखो मुझे पता है कोस 90 0 होता है, तो यानी कि ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला भी 0, मतलब फर्स्ट पार्ट भी 0 और सेकंड पार्ट भी 0, मतलब ये सर्कल्स में और यहाँ ये वाला पार्ट के लिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा कौन सा पार्ट, ये वाला। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ रही है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए ये वाले पार्ट के लिए वैल्यू आ रही है, यानी कि कर्व्ड सरफेस की वजह से है, जो भी है यहाँ, बात समझ रहे हो। तो कर्व्ड सरफेस की ही बात करेंगे सिर्फ, ये दोनों चीज़ें तो 0 हो गई। तो यहाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, 0 + 0, और ये कौन से पार्ट के लिए आया, थर्ड के लिए, और कितनी वैल्यू आ जाएगी ये ई डी एस। क्लियर। और अगर फर्दर इसको देखें हम, ई बाहर आ जाएगा और ये ओनली डी एस। क्लियर। और ये किसके इक्वल चल रहा था तब, ए डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल के। क्या इतनी बात क्लियर है। अब बात ये है कि ये जो एरिया का इंटीग्रल है, स्मॉल एरिया का इंटीग्रल है, ये हमें पता है कि स्मॉल एरिया का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब लेकिन फॉर्मूला क्या लगाएं हम, ठीक है, यहाँ एस आ जाएगा, ई इंटू में एस, एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन ये सरफेस एरिया कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये बात ध्यान में रखनी है आपको या नहीं। मैं यहाँ चाहे लिख भी देता हूँ आपके लिए कि जो इंटीग्रल ऑफ डी एस है, इंटीग्रल ऑफ जो डी एस है, ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। और मुझे बताओ ज़रा क्या होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, एस आ जाएगी, वो ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है कुछ क्या होता है हमारे पास, 2πr_l, फॉर्मूला याद रख लेना, 2πr_l, 10th में भी किए हुए हैं ये आपने मैथमेटिक्स में। ठीक है, कुछ याद है सिलेंडर के लिए कैसे करते थे, देखो याद करो, ये एक सिलेंडर है जैसे, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता था, और ये वाला क्या होता था, इसके 2 सर्कल। तो अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना होता था तो ये करते थे πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrl और प्लस πr², ये होता था टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता था। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतनी बात है कि यहाँ ये वाला एरिया तो 0 हो गया, इधर वाले फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए भी 0 हो गया, तो यानी कि ये चीज़ें तो नहीं आएंगी एरिया में, सिर्फ किसकी वजह से आ रहा था, ये थर्ड पार्ट की वजह से। थर्ड पार्ट कौन सा था हमारे पास, ये कर्व्ड सरफेस वाला, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है और उसका एरिया कितना होता है 2πrl। तो अब मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँगा, देखो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई इंटू में क्या आ जाएगा 2πrl, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस, और वो टोटल एस है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, और वैल्यू कितनी है उसकी 2πrl। क्या इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं, बताओ। बात तो समझ में आ रही है ना। थर्ड पार्ट की वजह से ये हो रहा था यहाँ, क्योंकि 0 था, थी बाकी में तो 90 था, तो कोस 90 की वजह से 0 हो गए, तो सिर्फ थर्ड पार्ट बचा था। क्लियर है इतनी बात या नहीं, इसको मान लो आप फर्स्ट। क्लियर। अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू गोज लॉ या गोज थ्योरम, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, Q/ε0। ये हो गया हमारे पास दूसरा। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो जरा, क्या फर्स्ट और सेकंड को देखो आप, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या आ जाएगा, ई इंटू में 2πrl इक्वल टू Q/ε0। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो अब तो कुछ भी नहीं रहा, ई की वैल्यू निकालनी है हमें, ई इधर ही रखते हैं, Q/ε0 इधर, और ये कितना आ गया मेरे पास 2πrl नीचे आ गया, ये वाली वैल्यू नीचे आ गई इधर। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये भी आंसर है मेरे पास, लेकिन मैंने क्या लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू होती है Q/l। मैंने अभी शुरू में ही जब हम टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात की। ठीक है, तो वहीं से लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Q/l, और पिछली वीडियो भी देख लेना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है, तो ये रहा Q और ये रहा L, Q/l है तो मैं इसकी जगह लैम्डा रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, लैम्डा। क्लियर। और नीचे क्या बचा, ε0 2πr, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2πr ε0, तो 2πr ε0 बस इधर लिख दिया, और ये ई की वैल्यू आ गई।
ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन थी ये, कर लोगे इसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।